Hello and welcome all in another session of revision of fund flow statement. Now, this is a sum which I have selected for fund flow statement. Let us start. From the following figures, prepare a statement showing changes in working capital and also show the fund flow statement during 2000 year 2015. Fixed asset net, matlab WDV, investment, current assets, discount and debentures. Equity share capital, preference share capital, debentures, reserves, provision for doubtful debts and current liability. अभी additional information मतलब adjustment. You are informed that during the year a machine costing 70,000, book value 40,000 was disposed for 25,000. Then यानी लॉस हो गया है यहाँ पे. Preference share redemption was carried out at a premium of 5%. Okay. And the dividend of 15% was paid on equity share for the year 2014. Okay. अगर आप नोटिस करो बेटा, इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है और डिबेंचर भी है. और क्वेश्चन बोल रहा है इक्विटी डिविडेंड. ना ही प्रेफरेंस शेयर और ना ही डिबेंचर दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया. अगर उनका रेट ऑफ रिटर्न उनको नहीं दिया है तो हम लोग कैसे हिडन एडजस्टमेंट करेंगे? तो इग्नोर करने का, क्योंकि हमें दिया ही नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, तो डिविडेंड इक्विटी को दे देना है तो इक्विटी को दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यस, देखो ये एडजस्टमेंट जो मैंने कैश फ्लो में नहीं लिया है इसलिए मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंसेस 1,50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंसेस 1,90,000. ये एक रीजन था ये सम लेने का. दूसरा एडजस्टमेंट जो लिखा हुआ है, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 90,000 एज ओपनिंग, इट वाज रिटन अप टू इट्स कॉस्ट 1 लाख. यानी पहले अंडर वैल्यू था, पहले हम लोग ने उसको 90,000 पे रखा था, अब हम लोग ने डिसाइड किया कि उसको कॉस्ट पे रखेंगे. ओके, यानी इट वाज अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है जिसको मैं I will have to value at cost for preparing the profit and loss account in 2015. आगे कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट, दैट्स ऑल. मतलब यही सम है. तो चलो करेंगे. तो पहले तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. particulars 2014, 2015, increase in working capital, decrease in working capital. तो ये है अपना entire statement of changes in working capital. We start with current assets. Current assets का ऑलरेडी दिया हुआ है 2,40,000 and 3,75,000. Now एडजस्टमेंट है स्टॉक का 90,000 का स्टॉक को 1 लाख करना है. मतलब कहना है से बेटा 10,000 ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाना है. तो अगर ओपनिंग स्टॉक में है तो लेट मी टेल यू, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर. अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर को बढ़ाया तो कहना से आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. क्या ये समझे आपको?
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। यस प्लीज। हेलो। कैन आई से क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाऊंगा, हाँ सर, प्रॉफिट बढ़ेगा? यस और नो? इंक्रीज बढ़ जाएगा वर्किंग कैपिटल। बस वही करने का है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ाऊंगा तो ओपनिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो कर दीजिए 10,000। तो याद रखना, जब आप अपना प्रॉफिट लिख रहे हो तो ओपनिंग का प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा। रिवाइज्ड करंट असेट्स, तो रिवाइज करंट असेट्स विल बी 2,50,000। सर इसको ऐड बैक करेंगे ना अपन, जितने से कम हुआ है उतने से। हाँ, 2,50,000 और ये है 3,75,000। तो कैन आई से देयर इज इंक्रीज? कितना इंक्रीज है? 125। इट विल बी 1,25,000। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। करंट लायबिलिटी 70,000, 1,45,000। सर करंट लायबिलिटी भी बढ़ गया है। करंट लायबिलिटी बढ़ने से सर ये कम हो जाएगा ना? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 75,000, बरोबर 75,000 है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल मिल गया। ठीक है, तो अब इंक्रीज है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना डिफरेंस है? कैन आई से 50,000? इंक्रीज इन वर्किंग यस सर, कैपिटल, इंक्रीज 50,000 डिफरेंस। 50,000। तो क्योंकि इंक्रीज है तो डिक्रीज का कॉलम कम रहेगा 50,000 से, तो डिक्रीज कॉलम में लिखने का एंड अब टोटल अप करने का। टोटल ये 2,30,000 है, ये भी 2,30,000 है, ये 1,25,000 है, ये 1,25,000 है। दैट्स ऑल एंड दिस इज टैली। दिस इज माय स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या आपको समझा है यस सर। ना? यहाँ पे मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा। और बाकी सब जो लोग बनाएंगे। अब बाकी सब में कैन आई से मशीन, यस मुझे असेट अकाउंट, फिक्स असेट कॉस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है एडजस्टमेंट में, सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग करें।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इतना सा मुझे बड़ा देना है, आई विल हैव टू गिव इट, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट होती है। फिर ये मेरा फिक्स एसेट अकाउंट, लेकिन एट कॉस्ट। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देते हैं तो फिक्स एसेट एट कॉस्ट बनता है, और एक अकाउंट बनेगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओके। फिर डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, तो नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स का तो दैट्स ऑल विद दिस। बाकी कोई अकाउंट बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी अकाउंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो मैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल कम हियर। सोर्स ऑफ फंड कितना है, 50,000। सोर्स ऑफ फंड में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जाता है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो वो एडजस्टमेंट खत्म हो गया। ओके, अभी बाकी सब फिक्स एसेट। सर फिक्स एसेट ये दिया है WDV, लेकिन मुझे तो लिखना है कॉस्ट पे। आई डोंट नो कितने लोगों को समझेगा, प्लीज पे अटेंशन। कैन आई से अगर सर ये WDV पे है, डेप्रिसिएशन ऐड करके फिर कॉस्ट निकालेंगे। करेक्ट, क्यों? क्योंकि कॉस्ट लेस depreciation, provision for depreciation is WDV, करेक्ट। तो मेरे पास WDV है और मेरे पास ये भी है, क्या बोलते हैं अपना, I also have provision for depreciation, so I can easily get my cost. तो opening balance, closing balance, opening and closing. Chalo, let's write. WDV is 5,10,000 and this is 6,20,000. और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1,50,000 एंड 1,90,000। तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट। आई गॉट माई कॉस्ट, तो फिक्स एसेट का कॉस्ट है। सर अगर वो नेट नहीं दिया रहता तो आप उसको कॉस्ट एज्यूम करते। कैसे करेगा ना भाई, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं दिया रहता है तो आप उसको कॉस्ट एज्यूम अगर करते क्या? नहीं करेगा तो कैसा करेगा सब?
अगर सम करने के लिए रिलेवेंट डेटा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस सर। यार कैसे करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल ओनली टू डू द प्रॉब्लम। ओके तीन ओके। चीज में से दो चीज तो देना चाहिए। अगर दो चीज दे, या तो दो चीज दो, नहीं तो दो चीज ढूंढने का कोई इक्वेशन दो। यस सर यस। तो देयर शुड बी इन दिस मैनर, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। यस, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस इज क्लोजिंग का है 8,10,000। ओके, ये हो गया अपना। और अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज 1,50,000 and closing balance to balance is 1,90,000. Now इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मैंने वो जो फर्स्ट पॉइंट वाली एडजस्टमेंट है वो डन है। अभी इन्वेस्टमेंट 30 से 80 हो गया, तो कहना से मैंने परचेज किया इन्वेस्टमेंट, परचेज करने से पैसा जाता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ फंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। उससे कितना पैसा गया? मेरा 50,000 रुपये गए। ओके, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपीज गए। नेक्स्ट, करंट असेट्स हो गया। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 10,000 से 5,000 है, मतलब मैंने 5,000 राइट ऑफ किया। 5,000 राइट ऑफ किया, वो पीएनएल में किया, तो पीएनएल में करता हूँ टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, कितना? 5,000। देन आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 3,50,000 हो गया, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब सोर्सेज ऑफ फंड। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 50,000। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया क्योंकि रिडम्पशन है उसमें, तो कुछ मिस ना हो जाए इसलिए। नहीं तो अगर आप होशियार हो तो यू कैन अवॉइड मेकिंग अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग इज 2 lakhs and closing is 1 lakh. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स 1 लाख से 2 lakhs हो गया, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट, रिजर्व्स, रिजर्व्स मतलब पीएनएल। रिमेंबर पीएनएल में ओपनिंग बैलेंस में 10,000 प्लस करना है बाय बैलेंस। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक, ओके, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कितना लिखोगे? यहाँ पे ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हो। कितना है रिजर्व्स? 110 प्लस 10, दैट कम्स टू 120। and closing balance is 2,70,000.
देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 से 15,000, मतलब हमने प्रोविजन बढ़ाया। प्रोविजन पीएनएल में बढ़ाते हैं, ओके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू पीबीडीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना 5,000 बढ़ाया। देन करंट लायबिलिटीज तो डन, एंड पूरा बैलेंस शीट का जो भी 1-1 इफेक्ट देना था वो दे दिया। ना अभी आपको बताया गया है क्या, कॉस्ट सेम, cost less provision for depreciation gives me WDV less sale gives me profit or loss। तो मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है। कॉस्ट है 70,000, WDV है 40,000, तो मैं समझ गया कि डेप्रिसिएशन है 30,000। उसको बेचा कितने में, 25 में, मतलब मुझे 15 का नुकसान हो गया। Now asset is maintained at cost. Sir, when asset is maintained at cost, you will have 3 एंट्रीज। वन तो सेल की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो सोर्सेज ऑफ फंड पैसा आया, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कितना 25,000, provision for depreciation transfer is 30,000, तो एंट्री होती है accumulated depreciation account debit to fixed asset। एंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आपको, तो बाय पीएनएल, बाय पीएनएल 15,000, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लॉस ऑन सेल 15,000। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट। देन प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन वाज कैरिड आउट एट 5% प्रीमियम, कितना, तो अब देख लो ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट। सर 2 लाख का 1 लाख हो गया, यानी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिडीम्ड एट 5%, यानी 1,05,000। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पीएनएल। नो, इनकरेक्ट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, पीएनएल डेबिट, पीएनएल भी डेबिट क्योंकि नुकसान हुआ है। हाँ सर, लॉस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000, एंड यहाँ पे आना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ फंड में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना 1,05,000। डिविडेंड ऑफ 15% was paid on equity shares। सर इक्विटी शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर इशू किए, कब इशू किए पता नहीं है। एज आई टोल्ड यू विच एवर इज हायर, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 3,50,000 पे 15% कितना होता है भाई, 3,50,000, 45,000। आई एम सॉरी 45,000। 45,000, 52,500। 52,500, I agree सुमंत। 3,50,000 पे 15% कर रहे, सर वापस एक बिगनिंग पे नहीं ले सकते, बिगनिंग पे दे सकते ना, मैं कहा ना बोला। मैं बिगनिंग पे लिया। हाँ मैंने तो क्या बोला, मैंने तो आपको पहले से ही बता के रखा है, मेरा अजम्पशन एकदम क्लियर है। अगर इश्यू है तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और अगर रिडम्पशन है मैं ऐसा अज्यूम करूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब विच एवर इज हायर। हैव यू अंडरस्टूड? तो मैं तो 52,500 लूंगा,
You can take anything, you can take different, huh? Equity dividend paid 50 to 500. PNL में डेबिट इक्विटी डिविडेंड 50 to 500. Then that's all. हमने सब एडजस्टमेंट्स कर लिया. अभी आपको पहले सारे छोटे छोटे अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? फिक्स असेट सेल हो गया तो परचेज बाकी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि असेट इज मेंटेन एट कॉस्ट. सिंस असेट इज मेंटेन एट कॉस्ट, देयर कैन नॉट बी डेप्रिसिएशन. तो 8,80,000 to bank, 8,80,000 minus तो that gives me 2,20,000. 2,20,000 के फिक्स एसेट खरीदे. $2,20,000. फिर हमने प्रेफरेंशियल कैपिटल टैली कर दिया. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर डिक्रीज हो गया तो अब इंक्रीज बाकी बचा. इंक्रीज मतलब P&L. डेप्रिसिएशन कितना है वो देख लेते हैं. $220 और यहाँ पे 150, तो कितना आ जाएगा? 70,000. हाँ 70,000. डेप्रिसिएशन 70,000. P&L में डेबिट डेप्रिसिएशन 70,000. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी टैली. ये सारे नोट्स वर्किंग नोट्स टैली हो गए एक्सेप्ट P&L. P&L लास्ट में क्लोज करने का. P&L में आपको क्या पता चलेगा? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. P&L में आपको क्या पता चलेगा? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. यस, तो क्रेडिट में है तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके, तो इतना पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट किया. कितना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन प्लीज? सर क्रेडिट में तो फंड्स टू ऑपरेशन आएगा ना. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन तो सोर्सेज ऑफ फंड में जाएगा ना भाई. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में कितना? 4,22,500 माइनस 1,20,000, तो दैट इज 3,02,500. इतना पैसा आया भाई फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, तो दैट इज FFO. FFO कितना लिखा है? FFO कितना है अपना फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन? 3,02,500. 3,02,500. तो मेरा P&L टैली हो गया. अब मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली होना चाहिए. एंड इट टैलीज. क्या बोला अमित? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. बेटा क्रेडिट में फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आएगा ना, क्योंकि फंड्स देखो, क्रेडिट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्या हो गया? I repeat,
देखो पीएनएल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अगर पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया तो फंड्स टू ऑपरेशन, हमने पैसा ऑपरेशंस में यूज किया, लॉस है। और अगर क्रेडिट में आया तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, इतना पैसा ऑपरेशन से आया। तो इसलिए तो देखो ना, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर पैसा आया है तभी तो सोर्स ऑफ फंड में डालेगा ना, और अगर पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। मैंने ऊपर भी लिया था अपना अपना प्रीवियस सेशन में, हम लोग ने फॉर्मेट में सीखा ही है। ये देखो, सोर्सेज ऑफ फंड में फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में फंड टू ऑपरेशन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? Yes, sir. ओ, आई अंडरस्टूड। यहाँ पे यस यस, इन पीएनएल में लिखते समय गड़बड़ हो गया। फंड यहाँ पे होना चाहिए डेबिट में, डेबिट इन पीएनएल शुड बी, इट शुड बी फंड्स टू ऑपरेशन। ये यहाँ पे होना चाहिए। Okay, okay, okay. It's like a मेरा previous, yes, credit side in PNL will give you funds from operation, and debit side in PNL will give you funds to operation. Okay, क्योंकि जो भी पैसा आया, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन मतलब पैसा आया इसलिए सोर्स ऑफ फंड, फंड्स टू ऑपरेशन मतलब पैसा गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, या ठीक है। Okay, so this was the sum on statement of changes in working capital. कुछ फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक सम, जहाँ पे स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का कंसेप्ट टेकन, एंड हाउ टू कन्वर्ट फिक्स एसेट विच वर मेंटेन एट WDV, वी हैव कन्वर्टेड ऑन कॉस्ट। Yeah, that's all for this sum. One more sum we'll gonna take, but in the next session. Thank you very much. God bless you all.